हेलो बच्चों, कैसे हो? टॉमर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में क्लास 9 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने पढ़ा था व्हाट इज फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक नया टर्म मोमेंटम। स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोमेंटम एक नया वर्ड है ये मोमेंटम, अभी तक शायद आपने पढ़ा नहीं है। मोमेंटम को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कभी आपने अब डेली लाइफ, अब अगर साइंस में आप डेली लाइफ के एग्जांपल यूज करेंगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। अब आप सपोज करिए आपके पास एक टेनिस बॉल है और एक लेदर की क्रिकेट बॉल है। दोनों का वजन, दोनों का मास, दोनों का वेट डिफरेंट है। ठीक है, अब आप जब बॉल हिट करते हैं तो सपोज करिए सेम स्पीड से बॉल मूवमेंट कर रही है, दोनों बॉल सेम स्पीड से मूवमेंट कर रही है, तो आपके हाथ पे जो इंपैक्ट लगेगा, आपके हाथ पे जो बॉल लगेगी, कौन सी वाली तेज लगेगी, लेदर वाली या टेनिस वाली बॉल? बट ऑब्वियस ये क्लियर है कि आपके हाथ पे जो लेदर वाली बॉल है वो तेज लगेगी, उससे तेज लगेगी आपको, और जो आपके हाथ में टेनिस वाली बॉल वो धीरे से लगेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मास, जिस बॉडी का मास ज्यादा है वो ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। अब आप एक सेकंड एग्जांपल लीजिए, आप दो क्रिकेट बॉल लीजिए लेदर की, सेम वेट की, दोनों सेम बॉल है, सेम वेट की बॉल है। अब स्पीड चेंज करिए जरा, एक बॉल एक स्पीड से, एक बॉल ज्यादा तेज स्पीड से आपके हाथ में आती है, तो कौन सी बॉल से आपके हाथ में ज्यादा लगेगी या कौन सी बॉल ज्यादा इंपैक्ट देगी आपके हाथ में? क्लियर है ये कि जो तेज स्पीड से आई है वो बॉल ज्यादा हमारे हाथ में लगेगी। आप इसको डेली एग्जांपल में कैसे देखेंगे? एक और एग्जांपल, जब आप खेलने जाते हैं कभी भी, तो जब आप लेदर की बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, पैड भी बांधते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं, हेलमेट भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, जब वो तेज स्पीड से आएगी तो आपको चोट भी लग सकती है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप जब टेनिस बॉल या रबर बॉल से खेलने जाते हैं तो कुछ नहीं, आप कोई भी गार्ड नहीं लगाते, आप हेलमेट नहीं लगाते, आप नी गार्ड नहीं लगाते, आप पैडिंग नहीं करते हैं, आप नॉर्मल खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि अगर वो तेज लगेगी भी तो उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसका वेट कम है। बट अगर दोनों लेदर की बॉल है, तो अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर दोनों लेदर की बॉल है, दोनों डिफरेंट स्पीड से आ रही, तो जिस बॉल की स्पीड ज्यादा होगी उस बॉल का इंपैक्ट आपको ज्यादा लगेगा। इट मींस क्या, जो तेज बॉल है वो आपको तेज लगेगी और जो धीरे आ रही है वो आपको धीरे लगेगी, या जिस बॉल का मास ज्यादा है वो आपको तेज लगेगी अगर सेम स्पीड से आ रही है, और जिस बॉल का मास कम है वो कम तेजी से आपको लगेगी। ठीक है, चलो अब हमने दो कंडीशन देखी। पहला क्या था, जब दोनों के मास डिफरेंट थे, तो क्या है उसको हम कंक्लूजन निकाल रहा हूं उससे। फर्स्ट जो कंडीशन थी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप a moving body is directly proportional the force required to stop a moving body is directly proportional to its mass. ठीक है, पहले एग्जांपल में हमारा यही था, दो बॉल ली थी हमने, एक टेनिस की एक लेदर की, दोनों का मास डिफरेंट था, तो जिस बॉल को रोकने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा है, जिस बॉल से इंपैक्ट ज्यादा हुआ, वो कौन सी थी? भारी बॉल। इट मींस द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अगर मास ज्यादा है तो हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, मास कम है तो हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकाला, द फोर्स required to stop a moving body
is directly proportional to its velocity। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला? thus the quantity of motion in a moving body depends on its mass and its velocity। ठीक है, आप समझ गए? द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड द force required to stop a moving body is directly proportional to its velocity। It means जी अगर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला? thus the quantity of motion in a moving body, किसी मोशन की क्वांटिटी किसी मूविंग बॉडी के मोशन की क्वांटिटी क्या होती है? डिपेंड करती है उसके मास और उसकी वेलोसिटी पर। ठीक है, इस टर्म को एक नाम दिया गया जिसको बोला गया मोमेंटम। ओके, चलो अभी आगे पेज पे करते हैं। दिस गिव्स द टर्म known as momentum। इसने एक नया टर्म दिया मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम is defined as the product momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity। ठीक है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम कितना होता है? उसका मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होता है। तो लिख दो मोमेंटम, इसको डिनोट पहले लिख लीजिए। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल p, मास को स्मॉल m इनटू वेलोसिटी को v। तो p इज इक्वल टू mv। ये इसका फॉर्मूला है। मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है p इज इक्वल टू mv। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी? m क्या है? मास। इसकी क्या होती है? किलोग्राम। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? p इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। ठीक है,
मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकल गया है, P इज इक्वल टू mv, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी एंड p इज मोमेंटम। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट में तो क्या होगा, मैंने बताया था जो हमारा फॉर्मूला था v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है, वेलोसिटी v 0, तो मोमेंटम कितना होगा, 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इट मींस उसका मोमेंटम भी 0 है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका कुछ भी मोमेंटम नहीं होगा, उसका मोमेंटम होगा 0, उसका मोमेंटम कुछ नहीं होगा। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, चाहे वो धीरे चल रही है चाहे तेज चल रही है, तो उसका व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन इट पॉसेसेस मोमेंटम। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें मोमेंटम जरूर होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जो हमने दो कंक्लूजन निकाले थे, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। ये हमने दोनों को लिख दिया, इसी से तो है P इज इक्वल टू mv। कैसे है, P is directly proportional to m and P is directly proportional to v. Momentum is directly proportional to its mass of the body. Momentum is directly proportional to velocity of the body. तो दोनों को कंबाइन करो, P is equal to mv, P is equal to mv, where जो कांस्टेंट था वो 1 था, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर आइए, P is equal to P is directly proportional to m। सपोज कुछ v is constant, suppose v is constant, then P is directly proportional to m। It means जो हैवी बॉडी होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और जो लाइटर बॉडी होगी उसका मोमेंटम कम होगा। बॉडी with heavier mass have large momentum and body with lesser mass या lighter mass are of having low momentum, ठीक है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा। अब सपोज दोनों का मास सेम है तो मूवमेंट कर रही है, तो किस बॉडी का मूवमेंट ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, जो बॉडी तेज स्पीड से, जिस बॉडी की स्पीड ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है, जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है उस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, और जिस बॉडी की वेलोसिटी कम है उस बॉडी का मोमेंटम भी कम ही होगा, ठीक है। लाइटर बॉडी हैज लेस मोमेंटम, हेवियर बॉडी हैव ग्रेट मोमेंटम, या ठीक है, समझ में आ गया। P is directly proportional to m and P is directly proportional to v, और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, चलो तो क्या हुआ, इन फैक्ट momentum is considered to be a measure of the quantity of motion of a moving body। क्या है, इन फैक्ट मोमेंटम इज कंसीडर टू बी अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी जो कोई भी मूविंग बॉडी है उसका जो मोशन की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ही मोमेंटम का यूज होता है। अब इस मोमेंटम को हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में काम आएगा। अब आप इसके एग्जांपल देखिए, जब हम सड़क पर चलते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई कार हिट करे सेम स्पीड से या कोई
अगर कोई कार धीरे से आ रही है वो हिट करे या कोई साइकिल उसी स्पीड से आ रही वो हिट करे, तो चोट किससे ज्यादा लगेगी? आपको चोट ज्यादा लगेगी कार से। क्यों लगेगी? क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हमें सड़क पर हमेशा बचकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर कार से या बस से या ट्रक से जरा सा भी लग गया, वो बहुत कम स्पीड में भी तब भी हमें चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। और आपने देखा होगा कभी भी सड़क पर जब एक्सीडेंट होता है, अगर दो तेज गाड़ियां आ रही हैं, दो तेज स्पीड में कार आ रही हैं, दो कोई भी तेज व्हीकल आ रहे हैं, तो उनका जो क्रश होगा, जो क्रैश होंगे, जो उनका मोमेंटम होगा, जो एक दूसरे से टकराएंगे, वो बहुत ही भयानक होगा, बहुत ज्यादा उसमें लॉस होगा, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, मोमेंटम उन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उसमें लोगों की जान चली जाएगी और जो हमारा व्हीकल है वो भी एकदम खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के वेट बहुत ज्यादा है और स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो हमें बहुत डेंजरस होगा। इसलिए हम लोगों को जो गाड़ी है अपनी एक जो प्रेस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट है उसी में चलानी चाहिए, स्लो चलानी चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर टक्कर हुई तो वो हैवी मास की वजह से, बहुत ज़्यादा मास की वजह से और वेलोसिटी की वजह से बहुत भयानक होगी और हम लोगों को बहुत चोट आएगी और दूसरे को भी बहुत चोट आएगी। इसलिए हम लोगों को स्पीड मेंटेन करके ही चलना चाहिए। चलो, अब आपने देखा होगा कराटे प्लेयर कभी कभी बहुत सारी स्लैब्स होती हैं ब्रिक्स की या स्टोन की, उनको अपना हाथ मारकर इस तरह से ब्रेक कर देता है। वो कैसे करता है? जब वो अपना हाथ मारता है, वो बहुत तेज स्पीड से अपना हाथ लाता है और उस पर जब मारता है तो एकदम जो उसकी स्पीड से तेज स्पीड से अपना हाथ लाया था, एकदम उसका जो मोमेंट स्पीड होती है वो जीरो हो जाती है उस ब्रिक के ऊपर या उस स्टोन के ऊपर आके, और वो जो सारा मोमेंटम है वो शिफ्ट हो जाता है उस ब्रिक में, और जिसकी वजह से वो ब्रेक कर जाती है, उस पर बहुत तेज फोर्स लगता है। अभी कभी आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट खेलते होंगे, कोई बैट्समैन बहुत तेज बॉल को, लेदर की बॉल को हिट करता है, तो आप उसको रोकने के लिए जब हाथ लाते हो तो आपके हाथ में लग जाती है। वो किस वजह से लगती है? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज होती है और उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल थे मोमेंटम के, डेफिनेशन मोमेंटम की। अब मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं मोमेंटम की, उसके तरह आप आगे के क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। ओके, ये हमारा एग्जांपल मोमेंटम का न्यूमेरिकल। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg? पहले हम क्या लिखते हैं? जो हमें दिया है, गिविंग दैट मास ऑफ मैन कितना दिया है? 75 kg। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 meter per second? उसकी वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंटम कैलकुलेट करना है। वी नो दैट मास m, ये हो गया v। ठीक है, we know that momentum P is equal to mass m into velocity v। अब आप देखिए मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो मास का यूनिट है वो किलोग्राम, हमारा किलोग्राम नहीं है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड में होती है, मीटर पर सेकंड में। पुट करो, P इज इक्वल टू मास 75 इंटू वेलोसिटी 2, क्या है? P इज इक्वल टू 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इट मीन्स द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg who walks with a uniform speed of 2 meter per second, his momentum is 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका एक न्यूमेरिकल था छोटा सा। अब आप इसके न्यूमेरिकल करिए, इसको अच्छी तरह से पढ़िए,
क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही यूज होगा। आगे और जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स सब में यूज होगा, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी, मोमेंटम क्या होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक मोमेंटम। जल्दी हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।